दुनिया में जिस तरह की स्ट्रैटी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बनाई गई है, उसमें मुख्यतया 3 तरह की स्ट्रैटी है जिस पर काम किया गया है। एक स्ट्रैटी वो है जो कि हम लोग के देश में लागू है, जिसको लॉकडाउन मॉडल कहते हैं। दूसरी स्ट्रैटी वो है जो चीन ने अपनाई है, और वो मॉडल कंबाइन और कॉम्प्लेक्स मॉडल है। और तीसरा मॉडल वो है जो कि साउथ कोरिया, सिंगापुर, जापान, न्यूयॉर्क जैसे जगहों ने अपने लिए लागू किया है। इन तीनों मॉडल में फ़र्क क्या है, कहाँ किसको लागू किया जाना चाहिए, कौन किससे बेहतर है और क्यों बेहतर है, हम लोग इसको समझना आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये जो आज जारी लॉकडाउन है वो ख़त्म हो जाए 14 तारीख को, और हो सकता है कि उसकी मियाद आगे बढ़ाई जा सकती है। तो उसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये मॉडल जो लॉकडाउन मॉडल है हमारे देश का, अगर वो जारी रहा तो हमारे देश को कहाँ पहुँचा देगा। और हम लोग को दूसरे दूसरे देशों से सीखना होगा कि उन्होंने जिस मॉडल को अपनाया उस पर वो कितने कारगर रहे, कितने उनमें सफलता मिली उनको, और कैसे वो बीमारी को कंट्रोल कर पाए। अगर हम ठीक से ध्यान दें तो हम पाते हैं कि चाइना, साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, ये सब बहुत ही जल्दी अपने यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल करने में सक्षम रहे। तो इसलिए, लेकिन दोनों के मॉडल्स अलग अलग थे, दोनों एक मॉडल नहीं अपनाए। वजह थी दोनों जगह की अलग अलग सरकारें, उनकी नीतियाँ और ह्यूमन वैल्यूज़, जिसको आप मानवता कहते हैं, उसकी वजह। साउथ कोरिया मॉडल में उन्होंने जो पद्धति अपनाई उसको उन्होंने कहा कि एक्टिव टेस्टिंग। उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, और जिससे कि उनको आर्थिक नुकसान ज़्यादा ना हो, सामाजिक नुकसान ज़्यादा नहीं हो, लोगों को ज़्यादा कष्ट नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी बीमारी को ढूंढ कर उसके लिए जो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आइसोलेशन, और फिर उसका प्रॉपर केयर, पेशेंट केयर, और फर्दर स्प्रेड को रोकने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब एजुकेशन, कम्युनिटी एजुकेशन, इस पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया। जबकि चाइना का मॉडल ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मॉडल था। उन्होंने सिर्फ एक मॉडल पर काम नहीं किया, उन्होंने कई सारे मॉडल्स पे काम किए। पहला मॉडल था सेलेक्टिव लॉकडाउन। सेलेक्टिव लॉकडाउन का मतलब था कि उन्होंने वुहान और आसपास की जो जगह थी वहाँ को उन्होंने बंद करा दिया, और स्ट्रांगली बंद कराया, जैसे हमारे भारत में भी है। और ना सिर्फ उन्होंने बंद किया, बल्कि उन्होंने एक्टिव टेस्टिंग भी की, जो कि दूसरे देशों में, जैसा हमने बताया कि साउथ कोरिया, सिंगापुर या जापान जैसे कर रहे हैं, वैसे ही उन्होंने एक्टिव टेस्टिंग भी किया। और एक्टिव टेस्टिंग में उन्होंने देखा कि किसको बुखार है, किसको नहीं है। और उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी की बहुत बढ़ चढ़ कर मदद ली। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए ड्रोन्स के उपयोग किए। तो ऐसा नहीं कि चाइना ने सिर्फ लॉकडाउन करके इस बीमारी को काबू में पाया। और चाइना और जो सिंगापुर और साउथ कोरिया मॉडल है, वो इसलिए भी अलग अलग है क्योंकि दोनों में जनसंख्या का बहुत बड़ा भेद है। इस उसी तरह हमारे यहाँ, हमारे देश में भी वही स्थिति है। हमारी जनसंख्या देखी जाए तो चाइना के आसपास है, और अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 2024-25 आते आते हम चाइना के आसपास पहुंच जाएंगे। यानी कि हमारी परिस्थितियां अगर संख्या बल के हिसाब से देखी जाए तो चाइना के पास है। लेकिन अगर हम अपने यहाँ की आर्थिक आर्थिक स्थिति को और चाइना की आर्थिक स्थिति को देखें तो काफ़ी भिन्न है। हम अपने यहाँ के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें और चाइना के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो टोटली भिन्न है।
हम अपने यहाँ के डॉक्टर्स की संख्या को देखें और वहाँ के डॉक्टर्स की संख्या को देखें तो टोटली भिन्न है। इसीलिए कोई भी दूसरे जगह का मॉडल हम अपने देश में आकर लागू नहीं कर सकते हैं। और अगर आंख मूंद कर हम सिर्फ कहीं के मॉडल को लागू कर देंगे तो ज़्यादा यही होगा कि हमारा वो मॉडल फेल कर जाएगा। और अभी तक अगर हम देखें तो यही हुआ है। हमारे यहाँ लॉकडाउन मॉडल की वजह से और जांच में शिथिलता, इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे यहाँ जो केस हैं वो कितने हैं आज किसी को पता नहीं है। और बहुत कम जांच हो पा रही है, बहुत कम संख्या में जांच हुई है। तो मुझे नहीं पता कि मुझे कोरोना है कि नहीं, या आपको कोरोना है कि नहीं, और किन किन को कोरोना है या नहीं है। इनको जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेस्ट नहीं करेंगे, नहीं बता पाएंगे कि भारतवर्ष में कितने लोगों को कोरोना है और कितने लोगों को नहीं है। हमारे यहाँ की गरीबी और भूखमरी ऐसी वजह है जहाँ पर लॉकडाउन मॉडल हमारे लिए आइडियल मॉडल कभी नहीं था और इसे कतई नहीं अपनाना चाहिए था। हमारे यहाँ जो मॉडल इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि हम लोग को सेलेक्टिव लॉकडाउन मॉडल करना चाहिए था, एक्सेप्ट। और सेलेक्टिव लॉकडाउन मॉडल का मतलब होता है कि हम लोग हर चीज़ों को बंद नहीं करें। जो हाई रिस्क ग्रुप है या हाई रिस्क एरिया है उसको हम लोग बंद करें। मेरी ये कहने का अर्थ क्या है कि सेलेक्टिव लॉकडाउन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए स्कूल हैं, तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कॉलेजेस हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे आपका कोई भी प्राइवेट वर्क प्लेस है जहाँ पर रोज़ बहुत सारे मजदूर आते हैं काम करने के लिए और रोज़ जाते हैं लोग वहाँ पर। तो जहाँ पर जैसे कोई पॉलिटिकल गैदरिंग है या कोई स्पोर्ट्स है या फिर भीड़ भाड़ वाली चलती ट्रेनें और बसें हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं, इस जगह जहाँ पर लोगों का ज़्यादा भीड़ भाड़ है उस चीज़ को हमें बंद करना चाहिए था। और उसके बाद बाकी लोगों को कन्वीनियंस के लिए काम करने देना चाहिए था। जैसे कि खेतों में किसानों को काम करने देना चाहिए था, वहाँ मजदूरों को काम करने के लिए देना चाहिए था, उनको बंद नहीं करना चाहिए था। और जब भी आप कोई मॉडल प्रपोज करते हैं या कुछ आप किसी भी लड़ाई को लड़ने जाते हैं तो उससे पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग हर स्टेज की होती है। पहले पॉलिसी बनाते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ क्या गया, पहले इम्प्लीमेंट कर दिया गया और पहले से भी यही मॉडल अपनाया जाता है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो। कभी रात को तो कभी 9 बजे तो कभी 8 बजे ये अचानक से घोषित कर दिए जाएंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस पर क्या हो रहा है। हमारे यहाँ के लिए जो बताया सबसे बेहतर मॉडल था सेलेक्टिव लॉकडाउन मॉडल। और आगे भी मुझे नहीं लगता है कि ये जो हमारे यहाँ कोरोना वायरस है ये अभी तुरंत इसकी समस्या खत्म होने वाली है, या इस 14 तारीख तक के जो लॉकडाउन है उसमें हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब हम लॉकडाउन किए थे तो संख्या 200-300 में थे और आज 3000 से ऊपर हैं। उसमें डेथ के आंकड़े 2-4 थे और आज हम जो हैं 86-87 के आसपास पहुंच गए हैं। तो हमारा जो ये लॉकडाउन मॉडल है वैसे भी जबकि इसमें काफ़ी आंकड़े छुपाए गए हैं, अभी अगर सही से जांच कर दी जाए तो मुझे लगता है एक दिन में कहीं पूरे देश में 1 लाख आंकड़े ना आ जाए, 1 लाख ना जंप कर जाए, या हो सकता है 2 लाख कर जाए या 10 लाख कर जाए, पता नहीं ये कितने हैं। जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे नहीं बता सकते। तो एक तो हमें एक्टिव टेस्टिंग के किट मंगाने चाहिए और एक्टिव टेस्टिंग शुरू करनी चाहिए जिसमें स्लाइट भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद हमें चाइना की तरह तकनीक का उपयोग करना चाहिए, चाहे जब हम सेलेक्टिव मॉडल को अप्लाई करें इसके 14 तारीख के बाद, क्योंकि अभी तो जो किया वो आपने कर दिया है, आगे जो करना है उसमें सेलेक्टिव मॉडल का अप्लाई करें आप। चाहे जहाँ भी, चाहे बस अड्डों पर, चाहे हवाई जहाज़ पर चढ़ने से पहले, या फिर आप सेलेक्टिव ट्रेनिंग, मतलब कुछ यातायात आप चलाएं, पूरा बंद नहीं करें। जैसे कहीं से भी 1-2 बसें या गाड़ियां चलाएं, 1-2 ट्रेन चलाएं हर मेन कनेक्टिंग पॉइंट से, मेट्रो से, और दूसरे मेन मेट्रो को कनेक्ट करने के लिए।
उसकी भी कलर कोडिंग करें। उसमें भी अगर कोई व्यक्ति ट्रेवल करता है तो उससे पहले कंपलसरी अंदर घुसने से पहले आप वहाँ प्रोटेक्टिव पीपीई पहन कर लोग होने चाहिए, पुलिस स्टाफ होना चाहिए जो थर्मल स्कैनिंग करे, और वो थर्मल स्कैनिंग करके लोगों और डिब्बों में भी आप कलर कोडिंग कर दीजिए कि जो ट्रेन के डिब्बे हैं वो अलग अलग कलर कोडेड हो, कोई रेड हो, कोई येलो हो और कोई ग्रीन हो। ग्रीन मतलब उसको ना बुखार है ना किसी तरह की बीमारी है, वो ग्रीन वाले डब्बे में बैठ जाएंगे। और जो आदमी थोड़ा डाउटफुल है बट कोरोना की कोई लक्षण नहीं है, उसको येलो वाले डब्बे में बैठाएं, और जिनको कोरोना के थोड़े से भी लक्षण हैं उसको रेड वाले में। उस सब का गेट भी अलग अलग बना दें, जब ये वहीं से आप पूरे गेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अलग अलग जाके बैठाएं। इस तरह के मॉडल्स बस पे चढ़ने के लिए भी अप्लाई करें। और लॉकडाउन को 14 के बाद हमें नहीं लगता है कि ख़त्म किया जा सकता है कंप्लीटली, लेकिन आइडियल जो है वो सेलेक्टिव कर देना होगा। लोगों को डंडों से नहीं मारें। जो भी आदमी बीमार और लाचार हैं उसको कहीं भी कहने से बीमार कहने वाले, भले हो सकता है कि हर नियम का थोड़ा बहुत दुरुपयोग होता है, मैं मानता हूं कि इससे लोग कुछ दुरुपयोग करेंगे, लेकिन दुरुपयोग एक पार्ट एंड पार्सल है। हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है और उसकी वजह से दवाई देना बंद नहीं की जा सकती है। तो इस मॉडल को अपना के जो भी आदमी बीमार कहता है या बीमारी कह के दिखाने जा रहा है, उसको दिखाने के लिए कहीं रोक टोक नहीं होना चाहिए। आदमी को सबसे पहले एसेंशियल सर्विसेज यानी कि खाना पीना और स्वास्थ्य, ये सबसे पहले नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक तुरंत मुहैया किया जाना चाहिए। हमारे गांव गांव में लोग आज भूखे मर रहे हैं। इतने माइग्रेंट्स लेबर है जो यहाँ वहाँ बेतहासा घूम रहे हैं। उसको ना सिर्फ आप घरों तक पहुँचाएं अपनी मदद से आज भी, बल्कि उनको उपयुक्त इलाज भी मुहैया कराएं, उसकी भी जांच कराएं, उसका थर्मल स्कैनिंग करें। उसको अगर बुखार है वहीं पर उसको सेग्रीगेट कर दें, अलग कर दें। तो इस तरह के कार्य करने से और सबसे पहले तो जो घरों में भूखे मर रहे हैं उनको गांव गांव में, शहर में तो कुछ जगह राहत सामग्री मिल भी रही है, लेकिन गांव की स्थिति बहुत ही बुरी है। कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां पर कि कुछ अमीर आदमी होते हैं और कुछ गरीब लोग होते हैं। वहां पर हो सकता है गरीब लोगों को उनको मदद मिल जाए, लेकिन इस देश के आधे कम से कम ऐसे गांव हैं जहां पर गरीब अमीर नहीं होते जो एक दूसरे के मदद कर पाए। वहां पर ज़्यादा लोग एक जैसे गरीब होते हैं और वहां कोई एक दूसरे का मदद नहीं करता है। जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश के कुछ गांव में आप चले जाएंगे तो महाराष्ट्र के कई गांव में आप चले जाएंगे, राजस्थान के कई गांव में आप चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के कई गांव में आप चले जाएंगे, आपको बिहार के कई गांव में चले जाएंगे, वेस्ट बंगाल के कई गांव में चले जाएंगे, या नॉर्थ ईस्ट के कई गांव में से चले जाएंगे जहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जहां काफ़ी गरीब लोग हैं। असम में चले जाएंगे वहां आपको काफ़ी गरीब लोग मिलेंगे। तो ऐसे गरीब लोगों को आपको ढूंढकर मदद पहुंचाने की ज़रूरत है। हमारे देश के जो महामहिम हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अप्रोच और दुनिया के अन्य राष्ट्रीय अध्यक्षों का अप्रोच अगर आप देखेंगे तो काफ़ी भिन्न है। भिन्नता ये है कि डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। इसका मतलब क्या है? कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। आप नौकर हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता कोई, सभी आदमी नौकर है और आम व्यक्ति का नौकर है, और इसके लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं तो कभी नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ये बताते हैं कि आपको क्या करना है। थाली बचाना है, कटोरा पीटना है कि बिजली बुझाना है या बिजली जलाना है, सिर्फ ये बताएंगे आपको। भाई, बीजेपी का अगर 40 साल हो रहा है और गरीबी और भूखमरी आज चरम पे है कोरोना की वजह से, उसमें जश्न कहाँ है? आप क्यों नहीं बताए कि 5 तारीख को हम ये बताएंगे 2 दिन के अंदर कि उन लोगों में से कितने लोगों के घरों में जाकर मैंने आज खाना पहुंचा है। आज आप लोगों के लिए मैंने, रोज क्यों नहीं आकर बुलेटिन बताते हैं कि आज मैंने सुबह से शाम तक ये चीजें की है, आज मैंने फलाने गांव में खाना पहुंचवाया, आज मैंने ढमाका स्टेट में खाना पहुंचाया। सभी राज्य, अभी राज्यों के साथ आपने मीटिंग की है, सभी राज्यों का कहना है कि आप फंड एलोकेशन में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया आपका, आप वहां गया नहीं उस मीटिंग के अंदर। उस मीटिंग में इसलिए नहीं गया कि उनका जो केंद्र से उनको सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है।
अगर उनके पास सहायता नहीं होगी, इस कोरोना के समय भी आप राजनीति करेंगे, अपने बीजेपी का स्थापना के 40 साल मनाएंगे, लोगों से मनवाएंगे, उस गरीबों से मनवाएंगे जिनके जिनके घर में खाना नहीं है, जो भूख से मर रहे हैं, उस डॉक्टर से मनवाएंगे जिस डॉक्टर के पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं है, उस गरीब व्यापारी से ये मनवाएंगे, टॉर्च जलवाएंगे, जो बेचारा का पूरा व्यापार तबाह हो गया है। ये क्या है? ये अमानवीय है। ये कोई सेंसिटिव राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ऐसा नहीं हो सकते। ऐसा कैसे कोई कर सकते हैं? ये गरीबों के भूख जो आदमी बीमारी से मर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि ओपीडी बंद कर रखा है आपने। ये क्या है? पूरे दुनिया में कहीं आप एक उदाहरण बता दीजिए जहां पर कि किसी भी देश ने अपनी ओपीडी बंद कर रखी हो। इससे घोर अमानवीय कार्य क्या हो सकता है? और उसकी वजह है सरकार की घोर विफलता, यानी आपकी विफलता। आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ग्लव्स और इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी 29 तारीख तक केरला से डिस्पैच कर रहे हैं सर्बिया को। अब बताइए, इस देश के खुद डॉक्टर बेचारे इसलिए अपने काम पर नहीं आपकी मदद कर पा रहे हैं या आम जनता की मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहते हुए भी। और आप जो है यहाँ के डॉक्टर बेचारे चाहकर भी आम जनता की मदद इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनके जीवन खतरे में है। और आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है सर्बिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी टन्स के टन्स, लाखों में। कौन है वो भेजने वाले? उस कंपनी को क्यों नहीं आपने बताया? तुरंत उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों वो जेल में नहीं है आज? आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ट्रांसपेरेंसी। एक नेता और एक अभिनेता में यही फर्क होता है। जब कोई नेता होते हैं तो वो आम जनता के तकलीफों के निराकरण के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं। जो अभिनेता होते हैं वो बटन से रिमोट कंट्रोल होते हैं, फिल्मों की तरह एक्ट करते हैं उस नेता के बारे में। आप नेता कहीं पे भी नहीं दिखते। नेता दिखने के लिए आपको बताना चाहिए, रोज आकर 8 बजे बताया, 9 बजे बताया, 10 बजे बताया कि आज पूरे दिन में हमने आपकी सुरक्षा के लिए, आपके बच्चों के लिए, गरीबों के बच्चों के लिए, बीमार लोगों के लिए क्या क्या कार्य किए और क्या क्या दिए और क्या क्या मंगवाए, किससे मीटिंग की, किससे नहीं मीटिंग की, और कैसे ये काम कर रहा हूं मैं। आज तक आपने नहीं की, किसी ने नहीं की, आपकी सरकार के कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं की। आपने सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया है। सत्ता का केंद्रीकरण डेमोक्रेसी नहीं होता, सत्ता का विकेंद्रीकरण डेमोक्रेसी होता है। आपने डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी है, डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में तब्दील कर दिया। ये बहुत ही गलत है और इस देश की आम जनता को इसके बारे में अपने इस अधिकार के बारे में पूछना चाहिए कि रोज कि आपने आज हमारे लिए क्या किया। कैंडल और टॉर्च जलाने से ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये बताइए कि आपने क्या किया। और आप कैंडल जलाइए अपने लोगों के दिल में, अपने ज्ञान से, अपने वर्क काम से लोगों को बता करके हमने आज 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 ये फलाने धमाके से इनसे मीटिंग की, यहाँ से मीटिंग की, इतना रिसोर्स जनरेट किया, इतने लोगों ने मुझे डोनेशन किया, इस डोनेशन को मैंने ये इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए दिए, डॉक्टरों के लिए, ये हम गरीबों के लिए अनाज खरीदे। नहीं बताया आपने, आज तक नहीं बताया, कभी नहीं बताएंगे मुझे लगता है। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी बहुत ही जरूरी है इस बुरे क्षण में। आदमी बहुत बहुत परेशान है, बीमार परेशान है, व्यापारी परेशान है, गरीब परेशान है। इन सब की तुरंत केयर करनी चाहिए और इससे आम जनता को इस दुख की घड़ी में उसका मखौल नहीं हो रहा है और दिया बुझाएं और जलवाए नहीं। अपनी राजनीतिक, यहाँ भी राजनीतिक लोगों को कहते हैं कि यूनाइट होइए। अरे कैसे यूनाइट होगा? आप यूनाइट होइए ना उनके भूख में जाकर, क्यों नहीं यूनिटी दिखाते हैं उसके साथ? वो मर रहा है, उसका बच्चा भूख से, कितने के लोग मर गए, रास्ते में माइग्रेंट लेबर मर गए, आप क्यों नहीं उसके साथ जाकर मर गए? आप क्यों नहीं पैदल चल के दिखाए 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर? तब तो यूनिटी होगी। अमीर आदमी भी सड़कों के ऊपर चले आप उनके साथ, तब तो होगी। अमीर आदमी भी खाना छोड़ दे उनके लिए, तब तो यूनिटी होगी। कैसे यूनिटी दिखा रहे हैं आप? एक आदमी भूख से मर रहा है, एक आदमी बीमारी से बिना इलाज के मर रहा है, जो कि जिनको बचा होना चाहिए। कैसी यूनिटी है ये? किस तरह का यूनिटी है? आप कह रहे हैं कि लाइट जलाकर रोशनी, कोरोना के अंधकार को दिया जलाकर आप मिटाएंगे। भाई, लाइट आपको ये समझना चाहिए कि बल्ब में ज्यादा होता है, दिया में नहीं और मोमबत्ती में नहीं। आपने जब से इस देश की सत्ता संभाली है, इस देश में सिर्फ रोशनी से अंधेरे की तरफ कदम बढ़ाया है और आज भी आप यही कर रहे हैं। आप इस देश की जनता को, आपने हमेशा हर समय रोशनी से अंधेरे की तरफ जनता, यहाँ इस देश की जनता को ले गया। कभी रोशनी से कभी अंधेरे से रोशनी की तरफ नहीं।
कोरोना से अंधेरों से और घोर अंधेरे में आप ले जा रहे हैं। लोगों की बल्ब जला रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं। लोग के बच्चे मरे हुए हैं, भूख से मरे मरे जा रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, और आप करें दिया जलाइए और दिया बुझाइए, बिजली जलाइए और बिजली बुझाइए। ये क्या मजाक है? कब रिस्पॉन्सिबल होंगे? कभी वो आते हैं तो ये बताते कि आपको क्या करना है, ये नहीं बताते कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। ये बहुत बहुत जरूरी है, और इस पर तुरंत गरीबों के घर में खाना पहुंचना चाहिए। करोड़ों लोग, 20-30 करोड़ लोग जो हैं अगले साल तक मर जाएंगे अगर आपने तुरंत कोई स्टेप नहीं लिया तो। ये कोई मजाक नहीं है, गंभीर संकट है, और एक दिन में सुलझने वाला भी नहीं है। इसमें हर स्टेप बहुत ही सोच समझ और के साथ लेनी चाहिए। और 14 तारीख के बाद लॉकडाउन को, कंप्लीट ब्लैंकेट लॉकडाउन को हटाकर सेलेक्टिव करना चाहिए। जितना मैंने कहा कि कुछ कुछ चीज़ों को कंप्लीटली 3 महीने 4 महीने के लिए आपको बंद करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ों को आपको लॉकडाउन में जारी, जैसे स्कूल लगातार आप बंद रखिए, कॉलेज बंद रखिए, ये सब जितने भी चीज़ें हमने कही है उस सेलेक्टिव लॉकडाउन को आगे भी आप जारी रखें कम से कम 3 से 4 महीने तक। तब जाकर, और गर्मी ठंडा से कुछ नहीं होना है, ये बैक्टीरिया पर्सन टू पर्सन कंटेक्ट से ख़त्म होता है। अब इसके आगे हम इस पर बात करते हैं कि आखिर कोरोना से लड़ने का अंत क्या है। कोरोना तो आ गया, अब कोरोना पर हम विजय कैसे पाएंगे। कोरोना पर विजय के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो है, कोरोना से विजय पाने के लिए हमें प्रिवेंशन करना पड़ेगा। प्रिवेंशन प्रिवेंशन मतलब आपको एक बैलेंस प्रिवेंशन करना होगा। जैसे मैंने कहा सेलेक्टिव लॉकडाउन, सेलेक्टिव लॉकडाउन एक बैलेंस प्रिवेंशन है कि लोगों को आवश्यक खाना ये इंश्योर होना चाहिए, और किसानों का फसल नहीं बर्बाद हो जाए उसके लिए मजदूर को अलाउ करना चाहिए कि जाके उसका अनाज खाए, प्रिपेयर करें, और वो हमारे भी अगले साल जीने के लिए ज़रूरी होगा। और फैक्ट्रियां, जो फूड एंड मेडिसिन से रिलेटेड फैक्ट्रियां हैं, उसको ओपन किया जाना चाहिए, और बाकी की फैक्ट्रियों को आप बंद किए रह सकते हैं, और उसको 3-4-5 महीने जितने भी दिन आवश्यकता होगी उसको बंद रख सकते हैं। ये सेलेक्टिव लॉकडाउन के द्वारा हम उसके ऊपर उस पर काबू पा सकते हैं। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद हाइजीन, जैसा आपने पहले से हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर हैंड वॉश करना है, अपने चेहरे को ढक के, नाक मुंह को ढक के चलना है। जब भी आप घर से निकलना, अब मजदूर जाएगा कमाएगा, नहीं तो खाएगा क्या, मर जाएगा ऐसे ही। तो उनको काम करने के लिए आप हिदायत दें कि आप ऐसा करके काम करने के लिए घर बाहर निकले, ग्रुप में नहीं निकलें, कम कम दूरी, जहाँ काम करें वहाँ दूरी मेंटेन करके रखें वहाँ पर भी। लेकिन ये भी बहुत ही हाइपोथेटिकल है। अगर हमारे समाज में आप देखेंगे तो आधे लोगों के पास जो पर स्क्वायर एरिया है वो बहुत ही कम अलॉटेड है। एक घर के एक छोटे से 10 बाई 10 स्क्वायर कमरे में अगर 10 आदमी रहता है तो सोशल डिस्टेंसिंग क्या मेंटेन करेगा वो। और ये भारतवर्ष के आधी जनसंख्या की वास्तविकता है। हो सकता है कि आधी नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 2/3 इस भारत की जनसंख्या का की वास्तविकता कटु वास्तविकता है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग वो क्या मेंटेन करेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि अर्ली डिटेक्शन हम कर सकते हैं। अर्ली रिपोर्टिंग के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करें कि जिसको भी सर्दी खांसी हो हमारे पास है, उसके लिए जांच के लिए किट हम लोग मंगा लें, तो इससे हम लोग उस पर पार पा सकते हैं। ये तो है एक प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी जिस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं पहले से, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल वे में, जिसको रिस्पॉन्सिबल और कंस्ट्रक्टिव वे में करने की ज़रूरत है। दूसरा जो डेफिनेटिव तरीका है वो है वैक्सीन। वैक्सीन कैसे होगा, क्योंकि कोरोना वायरस एक दिन की समस्या नहीं है मित्रों। ना ही तो ये 2 महीने में ख़त्म होने वाला है, ना 3 महीने में ख़त्म होने वाला है। ये कोरोना वायरस कम होगा ज़रूर, लेकिन बीच बीच में ये आते जाते रहेगा। यानी कि वो अगले साल भी हो सकता है और उसके अगले साल भी हो सकता है, या परमानेंटली भी इसमें इस देश के अंदर इंडेमिक बन के रह सकता है। जैसे आज डेंगू वायरस है हमारे यहाँ, जैसे जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस है हमारे यहाँ कुछ जगहों में, जैसे कुछ जगह मलेरिया है। यानी कि जहाँ भी परिस्थितियाँ होंगी, रहेंगी, इस देश से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा या दुनिया से इसकी संभावनाएं बहुत कम है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है, लंबे दिनों के लिए अगर हमको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, तो पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, तो हमारे देश को भी जल्दी से जल्दी इस मुहिम में लग जाना चाहिए कि हम वैक्सीन बनाएं।
और उससे हम वैक्सीन जितने जल्दी दुनिया या हम लोग करेंगे, तैयार कर लेंगे, तो एक आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे और कोरोना से भी लड़ाई जीतेंगे। अगर हमने पहले बना लिया तो पूरी दुनिया पे हम राज कर सकते हैं, आर्थिक लड़ाई भी जीत जाएंगे और अपने यहाँ के लोगों को भी बचा सकते हैं कम पैसे में हम वैक्सीन को लगवा कर। और अगली बार जिससे नहीं हो या उसकी अगली बार नहीं हो, उस तरह से एक वैक्सीन की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटी है। दूसरी जो स्ट्रैटी है वो है दवाइयों की, कि कोरोना वायरस को जांच कर पता कर उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो दवाइयाँ एक और नई दवाइयाँ चीन में वहाँ अप्रूव हुई है, उसको कहते हैं फेविलिवीर। वहाँ पर कुछ लोगों में उसको ट्रायल किया गया है, उसमें फेविलिवीर को भी इफ़ेक्टिव दवा पाई गई है और हो सकता है कि चाइना इसको कुछ दिनों में मार्केट करे और फिर पूरी दुनिया में हो सकता है कि ये टेमी फ्लू की तरह कोई कारगर दवा साबित हो और कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है। और उसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है अमेरिका का, वो कह रहा है वो कितना इफेक्टिव है उस पर कोई ट्रायल नहीं है, इसलिए उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। वो एक दावा है और लोगों ने रिकमेंड भी किया है। FDA अमेरिका की एजेंसी है, उन्होंने उसको अप्रूव भी किया है करने के लिए, तो वो भी एक दवा है हमारे पास। HIV में उपयुक्त होने वाली लोपिनाविर रेटिनाविर एक साथ देकर और इंटरफेरॉन बीटा वो भी ट्राई किया गया है, लेकिन ये कितना कारगर है ये कहा नहीं जा सकता है। वो हो सकता है कारगर हो और नहीं हो, इस पर ट्रायल बहुत सकारात्मक बहुत जगह नहीं है। हाँ, एक और दवा जो बहुत कारगर होने वाली आगे लोग समझ रहे हैं वो है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर पर भी बहुत लोगों का विश्वास है कि ये स्ट्रैटी जो है वो भी काफ़ी कारगर हो सकती है और इस पर काफ़ी लोग रिसर्च कर रहे हैं, ट्रायल भी चल रहा है। अगर रेमडेसिविर या फेविलिवीर अगर इफेक्टिव हो जाता है तो ये एंटीवायरल ड्रग है और हो सकता है कि ये कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करे। लेकिन अभी ये सिर्फ प्रिजम्पशन है, अभी ये डेफिनेटिव नहीं है और जब तक निश्चित नहीं हो जाए तब तक हम कह नहीं सकते। ठीक वैसे ही जैसे वैक्सीन आने में कम से कम अभी 1 वर्ष लगेंगे, 6 महीना से पहले किसी भी शर्त पर वैक्सीन नहीं लॉन्च होगा, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है कि कई बार क्या हुआ, वैक्सीन लॉन्च कर दी गई और वो प्रिवेंट करने के बदला बीमारी और बढ़ा दी। तो ऐसी चीज़ें जीवन से रिस्क होगा, इसलिए वो भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो स्ट्रैटी है वो है एंटीबॉडीज़, डायरेक्ट एंटीबॉडीज़। ये खास करके उन लोगों में काम करता है जो या तो जहां इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे देखते हैं कि पूरी दुनिया में वृद्ध लोगों की जान ज़्यादा जा रही क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है। तो उन लोगों से लड़ने के लिए हम लोग के पास जो स्ट्रैटी है, या हेल्थ केयर वर्कर जो हाई रिस्क प्रोफेशनल है उसमें उन लोगों में हम इसको यूज़ करते हैं। ये एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज क्या होता है, ये एक प्रतिरोधात्मक क्षमता है शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो बनता है, या इसको आर्टिफिशियली हम लोग लैब्स में भी बनाते हैं एंटीबॉडीज़ को, इसका एक मॉडलिंग बनाकर। और इसको जब हम कोरोना वायरस के अगेंस्ट में या किसी भी दूसरे इन्फेक्शन के विरुद्ध जब यूज़ करते हैं तो ये आपके इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाता है, बल्कि शरीर के अंदर जो मौजूद कोरोना वायरस है उसको ख़त्म कर देता है, वहाँ पर जितने भी वो मौजूद होते हैं उसको। ये भी एक तरीका है जिसमें इस पर भी काफ़ी ट्रायल्स हो रहे हैं और कई सारे एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अंडर ट्रायल है। ये भी हो सकता है कि जो पूरी दुनिया में जो बहुत लोग मर रहे हैं, अगर ये 1-2 महीने में अगर ये आ जाता है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ कोरोना के विरुद्ध, तो ये भी काफ़ी जान बचाने में कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा एक और तरह का एंटीबॉडीज होता है जिसको कहते हैं कॉन्वलेंट सीरम। ये कॉन्वलेंट सीरम जो है वो ऐसे मरीजों से इकट्ठा किया जाता है जिनको कोरोना वायरस या कोई भी बीमारी हुई है और वो रिकवर किया है अपने से बिना दवाइयों के, तो इसका मतलब है कि उसकी प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो बढ़ गई है और वो इस बीमारी से लड़ने में सक्षम है। तो उनसे क्या करते हैं, हम लोग ब्लड डोनेट कराते हैं और उसके ब्लड से हम लोग एक तरह का पानी जैसा तत्व होता है जिसको सीरम कहते हैं, ब्लड के
को अलग करके, सीरम को अलग करके, उस सीरम को डायरेक्ट जो है उन्हीं सब ग्रुप के लोगों में यूज़ करते हैं, जो जैसे हाई रिस्क पेशेंट हैं, काफ़ी सिक पेशेंट हैं, जिनके जान जाने की बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर्स पे हैं और सांस वास बहुत ज़्यादा फूल रही है, उसमें उपयोग करते हैं, या हाई रिस्क प्रोफेशनल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारी एक स्ट्रैटी है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और यही इसी सब तरीके से हम लोग कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। मतलब पहली चीज़ है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में दो तरह का प्रिवेंशन है, एक प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन, और दूसरा है कि प्रिवेंशन आम आदमी को शिक्षित करके, बीमारी को पता करके, उसको आइसोलेट करके, उसके कंटेक्ट को आइसोलेट करके, उनको अलग करके हम लोग कर सकते हैं। यानी कि हेल्थ एजुकेशन और उसके सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब जितने भी आपको बताया पहले, उसका उपयोग करके। दूसरा वैक्सीनेशन, तो ये प्रिवेंशन है। और दूसरा है ट्रीटमेंट, आपको बताया, उसमें एंटीबॉडी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और दवाइयों से कर सकते हैं। और एक तीसरा भी अंत है इस वायरस का, जिसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? जब कोई भी इन्फेक्शन समाज में 50% से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है, तो अपने आप समाज के अंदर उस इन्फेक्शन का फैलाव बंद हो जाता है। क्योंकि आधे लोग जब उस बीमारी से खुद लड़ के अपनी प्रतिरोधात्मक क्षमता डेवलप कर लेते हैं, तो उस बीमारी के आगे बढ़ने के बहुत कम आसार होते हैं। मैं हर्ड इम्यूनिटी को ही अभी भारत के लिए सबसे ज़्यादा होपफुल सॉल्यूशन मानता हूं, क्योंकि यहाँ पर ना तो इतनी जल्दी हमें लॉकडाउन से सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, ना ही हमें दवाइयाँ आने के बहुत ज़्यादा आसार दिख रहे हैं, और ना ही वैक्सीनेशन इतनी जल्दी आकर काम करने वाली है। तो भारतवर्ष में जो करना है वो है नेचुरल इन्फेक्शन, उस सबको होगा। सबको मीन्स आधी जनसंख्या को जिस दिन हो जाएगा, इस देश में अपने आप कोरोना स्प्रेड बंद हो जाएगा। और इसमें मुझे लगता है कि कम से कम 4 महीने के आसपास का समय लग सकता है। और आधी जनसंख्या में एक अच्छी बात यह है कि हमारी यहाँ जो 2/3 जनसंख्या है वो 35 साल से कम आयु के हैं, और इसमें मृत्यु दर काफ़ी कम है। इसलिए मेरा मानना है कि हो सकता है कि इस देश में कोरोना वायरस की वजह से बहुत कम लोगों की मृत्यु हो, लेकिन गरीबी, भूखमरी और अन्य बीमारियों से इस लॉकडाउन के जारी रहने से ज़्यादा होगा। इसलिए सरकार को तुरंत इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए और सोच समझकर कार्य करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, चाहे वो भूख से हो, चाहे बीमारी से हो, या कोरोना वायरस से हो। और सरकार को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और रोज़ एक बुलेटिन जारी करना चाहिए सरकार से कि भाई आज हमने ये सुबह से शाम तक किया, और अगले दिन मेरी ये स्ट्रेटजी है, फिर इसमें क्या क्या करूँगा, रोज़ के रोज़ ब्रीफिंग करें। और इन्हीं सब के साथ आज मैं अपना फेसबुक लाइव यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली बार फिर देखते हैं अन्य मुद्दे पर। एक और चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, एक हृदय से संबंधित जो पेशेंट है, उनके लिए कोरोना वायरस थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि पूरी दुनिया में जितने भी हृदय से संबंधित इफेक्ट को जांचा गया, उसमें पाया गया कि कोरोना वायरस हृदय को भी इन्फेक्ट करके नुकसान पहुंचाता है, और उन लोगों में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हृदय के रोगियों को काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी यहीं विराम दे रहा हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं और फिर बात करेंगे कोरोना वायरस पे अलग नई नए विषयों के साथ। धन्यवाद।